हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर मैं आपको थियरी एक्स एंड थियरी वाई के बारे में बताऊंगी। अब आपको थियरी एक्स और थियरी वाई को समझने के लिए ना एक एग्जांपल देती हूँ मैं। आप समझ कर चलना कि यहाँ पर दो लोग हैं। एक यहाँ पर है बेसिकली मिस्टर ए, ठीक है। और छोड़ो, नाम भी लेते हैं इनके, कुछ अच्छे से नाम रखते हैं इंटरेस्टिंग से। तो एक है मिंकू और एक है चिंकू, ठीक है। अब मिंकू ना यहाँ पर बड़ा रेड फ्लैग टाइप का बॉयफ्रेंड है, और चिंकू जो है ये बड़ा ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको लोग यहाँ पर शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर मिंकू जो है वो क्या चाहता है, वो चाहते हैं कि भाई मैं अपनी बंदी पर पूरा कंट्रोल रखूं। इसकी बंदी का नाम क्या है, मिंकी, ठीक है। अब मिंकी यहाँ पर खाना कब खाती है, पानी कब पी रही है, किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही, फोन में कितने कॉल्स आए, ये सब चीजें ध्यान रखता है। ये इसका पासवर्ड लेकर चलता है, बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करता है। जबकि जो चिंकू है, ठीक है, इसकी वाइफ है चिंकी, गर्लफ्रेंड। ये इसको यहाँ पर ऐसी कोई फालतू चीजें नहीं बोलता है। ये कहते हैं कि हमें ना मिलकर यहाँ पर अपनी जो रिलेशनशिप गोल्स हैं इन्हें अचीव करने हैं। और यहाँ पर ये दोनों जो है काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। इसको लगता है चिंकू को कि चिंकी जो है वो सेल्फ कंट्रोल कर सकती है, और यहाँ पर इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, ठीक है। तो मिंकू जो है वो यहाँ पर, अब मिंकी परेशान होकर मिंकू को अपना एक्स बना लेती है, ठीक है। और एक्स कैसा है, इसका नेगेटिव है। तो थियरी एक्स कैसी है आपकी, ये भी नेगेटिव है। और थियरी वाई जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। थियरी वाई किसके बारे में बात करती है, चिंकू के बारे में बात करती है, चिंकी के बारे में बात करती है। तो 1960 में डॉगलस मैकग्रॉगर ने क्या किया, थियरी एक्स और थियरी वाई बनाई, जहां पर दो एस्पेक्ट्स की बात करी गई ह्यूमन बिहेवियर की काम पर। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट व्यूज दिए इन्होंने इंडिविजुअल्स के, जिसमें से एक तो था नेगेटिव। नेगेटिव कौन था, मिंकू था, है ना। मिंकू यहाँ पर एक्स था। और थियरी वाई जो है वो बड़े पॉजिटिव थे, कौन थे, चिंकू जी थे। तो यहाँ पर मैकग्रॉगर ने बोला कि जो परसेप्शन है मैनेजर्स का, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि नेचर कैसी है इंडिविजुअल्स की वेरियस अजम्पशंस को लेकर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे चिंकू जी हैं और हमारे मिंकू जी हैं, उनके अजम्पशंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिंकू जी क्या सोचते हैं। रेड फ्लैग है, याद रखना है इनको, तो इनको हम रेड पेन से कवर करेंगे। तो मिंकू जी यहाँ पर बोलते हैं कि एक एवरेज यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय हैं, उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इससे बचते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है। और यहाँ पर इनको काम नहीं पसंद है, इसीलिए इनको परसुएट करना पड़ता है, इन पर दबाव बनाना पड़ता है, इनको पनिशमेंट के लिए वार्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये हमारी बात सुनते हैं और हमारे गोल्स को अचीव करते हैं। इन पर एकदम कड़ा ध्यान रख रहे थे, पासवर्ड चेक कर रहे थे, कब खाना खाया, कब पानी पिया, सब चीजें देख रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे मैनेजर थे, कौन थे हमारे मैनेजर, मिस्टर मिंकू, वो एकदम क्लोज सुपरविजन कर रहे थे, एकदम डिक्टेटर बन गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि जॉब सिक्योरिटी को टॉप पर रखते हैं, और यहाँ पर इनकी कोई भी ना तो एस्पिरेशन है ना एम्बिशन है। तो एम्प्लॉयज को इनका मानना है कि जो हमारी मिंकी है वो तो काम ही नहीं करना चाहती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं चाहती, उसको चेंजेस भी नहीं पसंद, उसको हर बात मुझे बतानी पड़ेगी तभी वो करेगी, फॉर्मल डायरेक्शन देनी है, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं हमारे चिंकू जी के पास। चिंकू जी कैसे थे, पॉजिटिव सोच वाले। इनको यहाँ पर मानना था कि इनकी चिंकी काम को रिलैक्सिंग और नॉर्मल समझती है, और ये उनकी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो इनहेरेंट मैनर में होते हैं इन एनी जॉब। अब यहाँ पर इनकी चिंकी भी स्मार्ट लगती है, इनको इंटेलिजेंट लगती है। तो इनको लगता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम इनको यहाँ पर थ्रेट दें या फिर इनको एक्सटर्नली कंट्रोल करें या इनको काम से यहाँ पर कोएर्शन प्रोवाइड करें। रेदर यहाँ पर चिंकी जो है वो सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल रख रही है, किसी और के पास नहीं जाएगी, काम अच्छे से करेगी, डेडिकेटेडली करेगी, और हमारे जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है इन्हें अचीव करेगी। तो अगर जॉब आपकी रिवॉर्डिंग है और सेटिस्फाइंग है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय की लॉयल्टी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी। एक एवरेज एम्प्लॉय जो है, ठीक है, यहाँ पर चिंकी ने क्या किया था, चिंकी ने भी यहाँ पर चिंकू से रिश्ता नहीं तोड़ा था, जबकि मिंकी ने ऐसा नहीं किया। मिंकी बोली भाई भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बातें, है ना। तो एक एवरेज एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे सीखता है एडमिट करना और रिकॉग्नाइज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो यहाँ पर वो इवन ये भी लर्न करते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्टेन करनी है, जब कोई काम नहीं है
तो भी अपने लिए कुछ काम वगैरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली। तो एम्प्लॉयज के पास स्किल्स होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, इनकी लॉजिकल कैपेबिलिटीज को हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। काफी क्रिएटिव है ये, रिसोर्सफुलनेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, इनोवेटिव यहाँ पर है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियली इनोवेटिव है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है, सब सॉल्व हो जाती है, सब अच्छा ही रहता है ना, सब चंगा सी। तो वी कैन से कि जो थियरी एक्स है वो एक पैसिमिस्टिक व्यू दे रही है और एम्प्लॉय के नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, तभी तो मिंकू को छोड़ा गया, है ना। और मिंकी के साथ में यहाँ पर मिंकी बोली भाई ये तो बहुत ही बड़ा रेड फॉरेस्ट निकला। अगर बात करें थियरी वाई की, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहा है जो कि बात करता है एम्प्लॉयज के नेचर और बिहेवियर की काम के लिए। अब आपने ये सोचा कि थियरी वाई में चिंकू चिंकी को पसंद क्यों कर रहा है, क्योंकि चिंकी काम कर कर दे रही है, चिंकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर एक और पर्सन आते हैं। कौन आते हैं? मिस्टर कीकू। ठीक है, अब मिस्टर कीकू यहाँ पर क्या बात करते हैं वो हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम इसे कोरिलेट करें मैस्लो की थियरी के साथ में, तो हम ये कह सकते हैं थियरी एक्स जो है वो इस अजम्पशन पर है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहते हैं। क्या चाहते थे? जॉब सिक्योरिटी, बाकी कोई एम्बिशन नहीं है। जबकि थियरी वाई जो है वो किस चीज पर बेस्ड थी कि सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हमारे एम्प्लॉयज को डोमिनेट करती हैं। तो थियरी वाई इनके लिए ज्यादा वैलिड और रीजनेबल थी। चिंकू ने तभी तो चिंकी के साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा, लेकिन मिंकू का यहाँ पर नहीं बन पाई। तो ये यहाँ पर कॉर्डियल टीम रिलेशन रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, स्टिमुलेट कर रहे हैं जॉब को, पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी डिसीजन मेकिंग में। तो क्वाइट अ फ्यूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो थियरी एक्स यूज करती हैं, जो कि टाइट कंट्रोल और सुपरविजन रखता है। हम देखते हैं ना आज के टाइम में भी होते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर अगर आप एक लड़का हो तो आप लड़कियों को दे देना, यहाँ पर चिंकी और मिंकी रख लेना। अगर आप लड़की हो तो चिंकू मिंकू रख लेना, वैसे मत करना कि मैम आपने यहाँ पर लड़कों को ही बोला है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ये हमारे इनोवेशन को एनकरेज नहीं कर रहा। मैंने चिंकू का भी नाम लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं, अच्छे लोगों के बारे में बात की, कभी लड़के लोग चिढ़ जाए। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग थियरी वाई टेक्निक्स। थियरी वाई इंप्लाई क्या कर रहा है कि मैनेजर्स को क्रिएट करना है और एनकरेज करना है एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट जहां पर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं एम्प्लॉयज को कि भाई इनिशिएटिव्स लो और सेल्फ डायरेक्शन लो। एम्प्लॉयज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करो ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग में। थियरी वाई बोलती है कि डिसेंट्रलाइजेशन करो अथॉरिटी की। ऐसा नहीं है कि सारा कंट्रोल आप चिंकू को ही दे रहे हो, चिंकी के पास भी कंट्रोल है, टीम वर्क कर रही है, वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कर रही है, यहाँ पर अलग अलग इनोवेटिव वेज क्रिएटिविटी ला रही है, सर्च कर रही है, डिस्कवर कर रही है वेज को कि किस तरीके से सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए, हार्मोनाइज और मैच कर रही है एम्प्लॉयज की नीड्स और एस्पिरेशन को ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड एस्पिरेशन के साथ में। दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी एक को प्रेफरेंस दी जा रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर चिंकू और मिंकू के अलावा एक आते हैं कीकू। अब कीकू क्या बोलते हैं? कीकू बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर अपनी कीकी को बोल दूं कि कीकी मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो ऐसे में कीकी जो है वो यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को मेरी तरफ बढ़ा देगी और हम दोनों जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं? खुशी खुशी रहने वाले हैं। तो मिलकर अपना जंगल बनाएंगे जिसमें छोटे छोटे से 2-3 जानवरों को लेकर आएंगे, है ना, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर थियरी जो है वो किस पर फोकस कर रही है कि एम्प्लॉयज की लॉयल्टी जो है अगर वो बढ़ानी है तो इनको एक जॉब देनी है लाइफ के लिए, एक जॉब सिक्योरिटी, रिलेशनशिप सिक्योरिटी देनी है। जहां पर कीकू क्या चाहता था? अभी तक चिंकू मिंकू क्या चाहते थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो काम मैं यहाँ पर चिंकी मिंकू को दे रहा हूँ वो लोग काम कंप्लीट करके दें। लेकिन कीकू कहता है कि यहाँ पर अगर तुम की मेरा ध्यान रखोगी, मेरी फैमिली का, तो मैं भी तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा। तो यहाँ पर वेलबींग जो है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय कौन है? कीकी यहाँ पर,
और उनकी फैमिली दोनों की देखी जाएगी, ऑन द जॉब ऑल्सो और ऑफ द जॉब ऑल्सो। द आउची थियरी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर थियरी जी जो है मैनेजमेंट की, वो क्या कह रही है, वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छी रिलेशनशिप लेकर आ रही है, हाइयर प्रोडक्टिविटी लेकर आ रही है, जंगल बना लिया इन्होंने, और हाई एम्प्लॉय मोराल लेकर आ रही है, सेटिस्फेक्शन लेकर आ रही है, दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है। तो थियरी जी जो है वो फोकस किस पर है, जैपनीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉपुलर हो गई क्योंकि ये इसको अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट से ज्यादा बेहतर माना गया। तो सीक्रेट क्या है जैपनीज सक्सेस का, यहाँ पर ये बोल रहे टेक्नोलॉजी नहीं है, एक स्पेशल वे है मैनेजिंग पीपल। इनकी ट्रेन्स देखोगे ना तो उसमें भी इतनी सुंदर सुंदर ट्रेन्स होती हैं इनकी। तो यहाँ पर यही बात है कि ये अपनी चीजों पर थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो आउची की जो थियरी जी है ये कुछ अजम्पशंस बना रही है वर्कर्स के बारे में, किसके बारे में, कीकी के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर कीकी क्या चाहती है, एक सुखी परिवार चाहती है, इट वांट्स टू बिल्ड अ हैप्पी एंड इंटीमेट वर्किंग रिलेशनशिप, किसके साथ में, जिनके लिए ये काम कर रही है, जिनके साथ काम कर रही है, और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। तो वर्कर्स को हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, कीकू कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं इनका एक वेरी वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ऑर्डर होता है, डिसिप्लिन होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि हम भी वर्क हार्ड करें, अगर कीकू इतना ध्यान रख रहा है तो मैं भी उसका ख्याल रखूं। एक सेंस ऑफ कोहेशन आ रहा है उनके फेलो वर्कर्स के साथ में। तो वर्कर्स को हम ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी जॉब्स वो अटमोस्ट एबिलिटी के साथ करें, सो लॉन्ग की यहाँ पर मैनेजमेंट को ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो इनको सपोर्ट करेगी और लुक आउट करेगी फॉर देयर वेल बीइंग, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर आप एक ग्रुप से बेसिकली बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पर आप दोनों अपना कैसा परिवार बना रहे हो, छोटा परिवार, इनका तो खैर बड़ा ही परिवार बना है, तो बड़ा परिवार सुखी परिवार है, और ये लॉयल्टी एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस लेकर आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट के पास एक हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने वर्कर्स में, और किस तरह का पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है इनका टू वर्क, ठीक है। तो थियरी क्या अज्यूम कर रही है कि वर्कर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इन द डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो किस तरह से, एक ग्रेटर डिग्री और डिसीजन मेकिंग में, जब एक ग्रुप टास्क होगा, आउची एक्सप्लेन करेंगे पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग में, वो यहाँ पर बहुत ही नॉलेजेबल एम्प्लॉयज करेंगे अबाउट वेरियस इश्यूज, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, जनरलिस्ट लोग चाहते हैं, और ये जॉब रोटेशन एंड कांस्टेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एक तो ना आपने शायद सुना भी होगा कि जापान में क्या होता है, यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, अगर कंपनी के ओनर हैं तो इवन ही विल बी और ही माइट बी इवन क्लीनिंग द टॉयलेट्स, ही विल बी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया जैसे इगोइस्टिक लोग नहीं होते हैं, इंडिया में मेजरली लोग होते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे इंडियंस को ऐसा कंपेयर कर रही हूँ, दैट इज ट्रूथ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे ही जो वर्कर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट पोजीशन में भी भेजा जाता है, तो जॉब रोटेशन हो रही है और कांस्टेंट ट्रेनिंग चलती है। साथ में एक चीज समझना, मान लो एक पर्सन है ना, मिस्टर यहाँ पर ए है, मिस्टर ए एकदम बिल्कुल ही ग्राउंड वर्क करते हैं, है ना, रिमोट जॉब है इनकी, रूरल एरिया में काम करते हैं, और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 50 लाख करोड़ यहाँ पर, या 5 लाख करोड़ रुपीस दिए, बोले पूरे देश में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डील कराएंगे। मिस्टर ए ने देखा कि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं जिनको इस पैसे की जरूरत है, एग्जैक्टली उन तक तो पैसा पहुंच नहीं रहा। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा मिस्टर इनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि भाई देखो यहाँ पर ना पैसा ही नहीं जा रहा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि क्यों, तो उन्होंने बोला जो मिडिल मैन है वो सारा खा जा रहा है, इतनी सारी लेयर्स है, इतनी ज्यादा रेड टेपिज्म है। तो ऐसे में अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिस्टर ए अपनी बात नहीं बताते तो क्या इनको पैसा मिल पाता, लोगों को क्या जस्टिस हो पाता, नहीं। इसीलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हम चाहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जितना ज्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही यहाँ पर ग्रेटर डिग्री में हम देखेंगे कि ग्रुप टास्क जो है वो बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट थियरी पर। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन की। तो ये ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन है। अब यहाँ पर ना ये 3 पार्ट्स लेकर चलते हैं, ठीक है। एक तो ये लेकर चलते हैं कि भाई इंडिविजुअल क्या चाहता है,
एक ये लेकर चलते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, और एक यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात हो रही होती है मेजरली। तो अभी हम सारी बातों को समझेंगे कि क्या क्या चीजें हम लेकर चलते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी थियरी जो है ये विक्टर ब्रूम ने प्रपोज की थी येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से 1964 में। और ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें फोकस इस पर करने हैं अपने आउटकम्स पर और ना कि हमारी नीड्स पर। ठीक है, जैसे कि मैस्लो या हर्सबर्ग ने बोला था। तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी देखेंगे कि कितनी इंटेंसिटी है कि कोई पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है, हम यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो एक आउटकम चाहता है। मान लो यहाँ पर एक बात बोली गई कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और जो लोग इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको 50,000 रुपीज इन शॉर्ट्स में दिया जाएगा। ठीक है, अब जब ये बात बोली गई तो यहाँ पर साथ में हमने क्या देखा कि अब यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये डिपेंड करेगा कि ये जो आउटकम है वो कितना अट्रैक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पर जितना ये आउटकम अट्रैक्टिव होगा उतनी ही इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर बेटर होगी। राइट, अगर कम होगा तो कम अच्छी होगी। और ये चीज यहाँ पर किस चीज पर डिपेंडेंट करेगी कि आप एक पर्टिकुलर मैनर में कितना बिहेव करना या परफॉर्म करना चाहते हो। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कह रही है कि एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो यहाँ पर है कि कितना रिवॉर्ड वो चाहते हैं, क्या कितना रिवॉर्ड वो चाहते हैं जब यहाँ पर वो अपने एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, और ये बात कि भाई क्या रिवॉर्ड्स उन्हें मिलेंगे वो कितने उनके लिए अट्रैक्टिव हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके जो यहाँ पर एफर्ट्स हैं वो एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हमें लेकर आ पाएंगे। अगर अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड लग रहा है तो इनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बिलीव क्या है कि जो ऐसी परफॉर्मेंस होगी वैसे ही आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जाएगी। अब आते हैं बैलेंस पर। बैलेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस किसका? एक यहाँ पर इंडिविजुअल ने एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए जो अटैच किया है कि इस पर्टिकुलर आउटकम के साथ में कितना ये सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर एक्चुअल सेटिस्फेक्शन जो है एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसीव करने के लिए आफ्टर अचीविंग द गोल्स। एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये फेथ है कि अगर हम ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंस है बाय फैक्टर्स सच एज पोजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल्स। अब यहाँ पर हमारे पास एप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारे पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हम इस जॉब को कंप्लीट कर पाए। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या बोलती है? ये एक फेथ के बारे में बात करती है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो एक वैलिड आउटकम तुम्हें मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी अफेक्ट किससे हो रही है? फैक्टर्स, जैसे कि आपका कितना लोगों में भरोसा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपना आउटकम रिसीव करेंगे, व्हाट आउटकम दे विल रिसीव। और सिंपलिसिटी क्या है? प्रोसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर जितना सिंपल प्रोसेस होगा इतना ही आसान हो जाएगा ये समझना कि किसको क्या मिलेगा, क्या आउटकम मिलेगा। क्लैरिटी हमारे रिलेशनशिप्स की बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स। तो एक्सपेक्टेंसी थियरी जो है वो किस बात पर कंसंट्रेट करिए? 3 रिलेशनशिप्स पर। पहला है आपका एफर्ट परफॉर्मेंस, जहां पर हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में रिकॉग्नाइज होते हैं या नहीं होते। ठीक है, मान लो यहाँ पर पूरे आपने 6 साल या 6 महीने या 1 साल काम किया और कंपनी ने अब अप्रेजल के टाइम पर आपके उन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया तो फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा होगा। अब यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ वो अच्छा था या फिर बेकार था, ये समझना है। तो ये एक्सटेंट बात करते हैं कि एम्प्लॉय बिलीव करेगा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स लेकर आएगी। अब रिवॉर्ड्स पर्सनल गुड रिलेशनशिप होती है। अब जो रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर मेरे लिए कितना अट्रैक्टिव है, कितना अपीलिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई भी प्रमोशन मिला, मेरी डेजिग्नेशन बेटर हो गई,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में मुझे खुशी हो जाएगी कि भाई यहाँ पर ना, मान लो फॉर एन एग्जांपल कैटेगरी मैनेजर का जॉब है, ठीक है, कैटेगरी मैनेजर का पोस्ट है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, वो मुझे मिल गया। तो अब मुझे बहुत खुशी होगी कि फाइन, ये जो पोस्ट मुझे मिल रही है, ये यहाँ पर मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल से मेरे लिए काफी अट्रैक्टिव पोस्ट हो गई, ठीक है। अगर नहीं मिल रही है, कुछ और मिल रहा है, तो अब यहाँ पर ये कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी अपीलिंग है। तो व्रूम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि क्या उनको ये जॉब परफॉर्म करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको अगर मान लो कोई भी छोटा मोटा चीज मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा, बस आपके मैनेजर ने आपकी तारीफ कर दी और आपको लगता है कि वो वैसे भी नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर हो सकता है आप उतने एफर्ट्स नहीं लगाओ। तो डिसीजन किस पर डिपेंडेंट है कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल क्या है, और ये 3 फैक्टर्स पर आती है आपकी। सबसे पहले इफेक्ट, फिर परफॉर्मेंस और उसके बाद में रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो एफर्ट्स क्या है कि क्या मेरे एफर्ट्स जो हैं वो मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर पाएंगे, हायर अप्रेजल होगा, मेरी हाई परफॉर्मेंस आएगी, क्या जो मेरी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बेटर आउटकम्स देगी, क्या जो आउटकम्स मुझे मिल रहे हैं वो मेरे लिए डिजायरेबल थे भी या नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोटिवेशनल फोर्सेस जो हैं वो क्या है आपकी, वो है यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू बैलेंस। आगे समझ में इतना। अब एडवांटेजेस क्या है आपकी एक्सपेक्टेंसी थियरी की, तो एडवांटेजेस यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या एक जो हमारा इंडिविजुअल है उसका सेल्फ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाए और यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन को। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शन है उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं कि भाई रियल में हमने क्या एक्सपेक्ट किया और एक्चुअल में हमें क्या मिला, ठीक है। तो क्या जो हमें एक्चुअल में मिला वो इमटेरियल है, मतलब सिग्निफिकेंट है भी या नहीं है। इमटेरियल होता है कि नॉट सो सिग्निफिकेंट, ओके। इट एम्फसाइजेस ऑन रिवॉर्ड्स या फिर पे ऑफ्स। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रावेजेंस है, जहां पर फाइनल ऑब्जेक्टिव किस बात पर यहाँ पर आपका टेस्ट है कि आपको मैक्सिमम प्लेजर और लीस्ट पेन मिले। लिमिटेशंस क्या है, एक्सपेक्टेंस थ्योरी जो है वो आइडियलिस्टिक है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो हाई डिग्री को रिलेशन कर पाते हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स में। क्यों, देखो, अब यहाँ पर अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका कब होता है, कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जैसे 1 अप्रैल को हो रहा है मान लो, तो यहाँ पर अब पूरे साल आपने काम किया, लेकिन जब आप पूरे साल काम कर रहे हो आपको लगता है कि ये चीज तो शायद तब तक रिकॉग्नाइज ही नहीं की जाएगी, इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगी, फिर यहाँ पर ये केवल रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस जो है हमारी मैनी ऑर्गेनाइजेशंस में वो रिवॉर्ड्स के साथ कोरिलेट नहीं की जाती है। वो जैसे अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे आप कंपनी में कितने टाइम से जॉब कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, आपने क्या एफर्ट्स लगाए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हो सकता है सारी मेहनत आपने की, लेकिन मैनेजर को अप्रिसिएशन मिल जाए कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया टीम से, जबकि मैनेजर इतने अच्छे थे भी नहीं, टीम लीड सब चीज देख रहे थे। तो ये बात तो किसी को नहीं पता चल पाएगी ना। या फिर आपकी एजुकेशन हो सकती है। तो इम्प्लीकेशंस क्या है एक्सपेक्टेंसी थियरी की, मैनेजर्स यहाँ पर कोरिलेट कर रहे हैं प्रीफर्ड आउटकम्स को एम्ड परफॉर्मेंस लेवल के साथ में। मैनेजर्स को इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एम्ड परफॉर्मेंस लेवल्स को अचीव कर पाए। डिजर्विंग एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करना पड़ेगा अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्सेप्शनल है, और रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो फेयर और जस्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेस्टिंग, डायनेमिक एंड चैलेंजिंग जॉब्स बनाए। एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है वो कॉन्टिन्यूअली असेस होगा वेरियस टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यूज एक्सेट्रा। रीइंफोर्समेंट थियरी ऑफ मोटिवेशन, अब यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे जिसमें हम अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो ये BF स्किनर ने दिया था और इनके एसोसिएट्स ने। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो क्या है, एक फंक्शन है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का, कि आज मैंने यहाँ पर अगर ऑफिस में जल्दी पहुंच जाती हूँ तो मेरे मैनेजर्स खुश हो जाएंगे, या अगर मैं लेट हुई तो अब की बार मेरी लीव काट ली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर शो करोगे तो पॉजिटिव बिहेवियर से पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, और यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो उस अपने बिहेवियर को कॉन्टिन्यूअसली रिपीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं
तो आप उन चीजों को करना बंद कर दोगे। तो रीइंफोर्समेंट थियरी जो है मोटिवेशन की, वो यहाँ पर इंटरनल स्टेट जो है इंडिविजुअल का, उस पर ध्यान नहीं दे रही है कि उनकी इनर फीलिंग से ड्राइव्स क्या है, ठीक है। रेदर ये यहाँ पर फोकस कर रही है कि क्या होगा अगर इंडिविजुअल ने कोई काम किया। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इफेक्टिवली डिजाइन किया जाना चाहिए और पॉजिटिवली, ताकि एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाए। तो ये बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्गर टूल है ये हमारी जो थियरी है, ताकि हम यहाँ पर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एनालाइज कर पाए। कंट्रोलिंग कैसे हो सकता है, हम प्यार से किसी को कंट्रोल करें, हो सकता है मारपीट कर करें, वही सेम चीज की रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स भी दे सकते हैं, या फिर उन्हें वार्न कर सकते हैं कि ऐसा नहीं किया तो फिर आपको पनिशमेंट किया जाएगा, और सच में नहीं किया तो हो सकता है सच में ही पनिशमेंट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हो सकती है। तो मैनेजर्स फॉलोइंग मेथड्स यूज करें ताकि कंट्रोल कर पाए यहाँ पर बिहेवियर। तो सबसे पहले है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मान लो यहाँ पर किसी ने डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट कर कर दे दिया और मैनेजर ने उन्हें अप्रिशिएट किया, तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि यहाँ पर आपने एक एम्प्लॉय को कैसे रिवॉर्ड किया, उनके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। फॉर एन एग्जांपल, मान लो किसी को ले ऑफ की बात हो रही थी, बट यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा कोई काम किया, एक अच्छा प्रोजेक्ट किया, जिसकी वजह से कंपनी ने बोल दिया कि अब आपका ले ऑफ जो है कैंसिल है। मतलब एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से आपको बचाया जा रहा है, ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव ही आउटकम है, रेदर आप क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज हुई जिसने आपको कुछ नेगेटिव होने से बचा लिया, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की कुछ अच्छा हुआ जिससे आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है जब एम्प्लॉय एक पॉजिटिव और रिक्वायर्ड बिहेवियर दिखाते हैं। रिवॉर्ड एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है लेकिन नेसेसरीली नहीं है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है तो ही रिवॉर्ड जो है एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर रहेगा। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर लेकर आ रही है, अब हो सकता है कि मोर स्पॉन्टेनियस भी होना इसका जरूरी हो। जैसे कि किसी ने यहाँ पर अभी एक अच्छा काम किया, ठीक है, आपने उनको तुरंत अप्रिशिएट कर दिया, तो यहाँ पर ये रिवॉर्ड जो है वो ज्यादा अपीलिंग है। लेकिन आपने इनको अप्रिशिएट किया 2 दिन के बाद, तो पर्सन को लगेगा कि माइट बी आउट ऑफ सम अदर फैक्टर्स कर रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं बोला था, तो उतनी उसकी रीइंफोर्समेंट वैल्यू नहीं रहेगी। तो जितना स्पॉन्टेनियस होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर वो पॉजिटिव या फिर उसकी रीइंफोर्समेंट वैल्यू हो जाएगी। पनिशमेंट क्या है, इंप्लाई कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हटा देंगे ताकि हम प्रोबेबिलिटी जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर को यहाँ पर रिपीट करने की उसको हटा दे फ्यूचर में, ठीक है, कि हमने किसी को पनिश ही कर दिया, जैसे कि ताकि यहाँ पर अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया किसी एम्प्लॉय को क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को तोड़ रहे थे। पनिशमेंट को इक्वलाइज किया है बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। आगे समझ में। अब एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर एक्सटिंक्शन में क्या है कि कोई भी रीइंफोर्समेंट आपकी अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है अनडिजायर्ड बिहेवियर की, वो आपने बिल्कुल ही लोअर कर दी। कैसे, यहाँ पर आपने रिमूवल कर दिया रिवॉर्ड का फॉर दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो अगर कुछ अच्छा हुआ तो आपने रिवॉर्ड दिया और ना ही कुछ खराब हुआ तो आपने यहाँ पर उनको कुछ दिया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है ना तो उनको प्रेज मिल रहा ना एडमायरेशन मिल रहा उनके अच्छे काम के लिए। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर अब ये समझें कि उनका बिहेवियर जो है वो फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं ला रहा, एंड एक्सटिंक्शन जो है वो लोअर डिजायरेबल बिहेवियर जो है वो अनइंटेंशनली लेकर आना शुरू कर दें। तो इम्प्लीकेशन क्या होगा रेनफोर्समेंट थियरी का, यहाँ पर हम इन डिटेल्स में समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल लर्न करते हैं और मैनेजर्स अटेम्प्ट करते हैं कि किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, ताकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव बिहेवियर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली सभी एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दे रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो हैं वो ये बताते हैं उनको, अपने एम्प्लॉयज को, कि क्या काम वो सही नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ जाओ, एडम्स इक्विटी थियरी। इक्विटी थियरी क्या बात करती है, देखो ये बात करती है कि मान लो यहाँ पर 2 लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है, और मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर बी और मिस्टर ए के सीनियर हैं, लेकिन मिस्टर बी से ज्यादा कनेक्टेड है क्योंकि कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स रहे हैं, माइट भी रूममेट्स रहे हैं। लेकिन मिस्टर ए से इनका कोई कनेक्शन नहीं रहा।
तो अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था जिस पर ए और बी दोनों ने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर एडम की इक्विटी थियरी में हम क्या देखेंगे कि मिस्टर एक्स जो है वो दोनों को इक्वल अप्रिशिएट कर रहे हैं और दोनों को ही यहाँ पर इक्वल रख रहे हैं, तो जस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर फेयर है, ठीक है। तो ये बात होती है। तो एक कॉग्निटिव बेस्ड थियरी है जहां पर इंडिविजुअल की मोटिवेशन लेवल किस चीज से रिलेटेड है कि उनका परसेप्शन क्या है इक्विटी का। अब हो सकता था ए को लगे कि बी को ज्यादा अप्रिशिएट कर दिया क्योंकि इसके फ्रेंड है तो इन्हीं के बारे में बता रहे हैं, तो ए को क्या लगेगा कि यहाँ पर जो उन्होंने इनपुट्स दिए वो उस आउटपुट के इक्वल नहीं है जो उन्हें मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो इन्हें लगेगा यहाँ पर इक्विटी नहीं है। तो फेयरनेस और जस्टिस प्रैक्टिस होती है बाय द मैनेजमेंट। अब इंडिविजुअल का परसेप्शन जो है फेयरनेस का वो जितना हाई होगा उतना ही मोटिवेशन लेवल भी इनका हाई रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब फेयरनेस इवेलुएट की जा रही है तो एम्प्लॉय क्या करता है, अपना उसने जो इनपुट दिया जॉब पर और जो यहाँ पर उनको आउटपुट मिला इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये बोलेंगे कि भाई इक्विटी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई भी एक चीज ज्यादा और दूसरी चीज कम है तो ये कहेंगे कि यहाँ पर जस्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इनपुट में हमारे पास में क्या क्या आता है, किसी भी काम की क्वालिटी और क्वांटिटी। नाउ व्हाइल आई एम प्रोवाइडिंग यू द लेक्चर्स, मैं यहाँ पर क्वांटिटी भी मेंटेन कर कर चलूँ, आपकी क्लासेस इतनी रखूं कि भाई आप पेपर क्लियर कर लो, और क्वालिटी भी एक बेंचमार्क मेंटेन कर कर चलूं तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बेटर आउटपुट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन उसके काम में कैसा होना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करते हुए, और जो आउटपुट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है किसी भी इंडिविजुअल के जो वो ये परसीव करें कि एक पार्टिसिपेंट ने इनकर किए हैं क्योंकि उनकी रिलेशनशिप है यहाँ पर किसी दूसरे के साथ में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जैसे हमने x का रिलेशन देखा था b के साथ में, तो यहाँ पर हो सकता है इन्हें लगे कि कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे कि सेम टीम के मैनेजर है तो अच्छा ही होगा, या फिर ऐसा कि इसको ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो फेयरनेस हमारे परसीव्ड मार्केट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। नेगेटिव टेंशन स्टेट क्या होती है, जब हमें ये लग रहा है कि इनपुट आउटपुट का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी टेंशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्विटी टेंशन बोलते हैं। और जे स्टैसी एडम्स बोलते हैं इसे नेगेटिव टेंशन स्टेट, जहां पर ये मोटिवेट करते हैं एक इंडिविजुअल को कि कुछ राइट करना है ताकि इस टेंशन से खुद को रिलीव कर पाए। अब यहाँ पर रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस क्या है, अब एक यहाँ पर मिस्टर ए थे, ठीक है। मिस्टर ए को ये जानना था कि भाई ये इक्विटी में है या नहीं है, तो ये चार चीजें यूज कर सकते हैं। पहला है सेल्फ इनसाइट, कि खुद का एक्सपीरियंस किसी डिफरेंट पोजीशन में, ठीक है, इनसाइड अगर इस प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी दूसरी पोजीशन में होते तब उनका एक्सपीरियंस इस सेम सिचुएशन में क्या होता। सेल्फ आउटसाइड, कि अगर वो सेम सिचुएशन में किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो वहां उनके साथ क्या होता। अदर इनसाइड, अगर जहां पर वो है इस टाइम इस सिचुएशन में कोई और इनकी जगह होता तो फिर उनका क्या एक्सपीरियंस होता। या अदर आउटसाइड, की उनकी जगह कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होता और सेम सिचुएशन में होता तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता। ये सारी चीजें होती हैं हमारी रेफरेंस। तो एम्प्लॉय परसीव करते हैं कि इनइक्विटी जो है वो हमारी कैसी है, वो यहाँ पर अंडर नेगेटिव टेंशन हो सकती है। तो अगर यहाँ पर इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं है तो लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, देखो हमने देखा सेल्फ इनसाइड है ना, तो वो हो सकता है अपने इनपुट को ही चेंज कर दे, या फिर अपने आउटपुट को ही कम कर ले, या फिर अपना जो रेफरेंट है उसे हटा दे। पहले वो सेल्फ इनसाइड देख रहे थे अब वो अदर इनसाइड देखने लग जाए, या फिर वो ऑल टुगेदर जॉब ही छोड़ दे, या फिर खुद का परसेप्शन चेंज कर ले कि यार मैं ही शायद अच्छा नहीं हूँ या मैं ही बहुत अच्छा हूँ, या फिर दूसरों का परसेप्शन चेंज कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इक्विटी थियरी में कुछ अजम्पशंस चलते हैं। पहला है इक्विटी नॉर्म, एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करेगा कि एक फेयर रिटर्न मिलेगा जो चीज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी जॉब में। सोशल कंपैरिजन, वो यहाँ पर डिटरमिन करेंगे कि क्या इक्विटेबल रिटर्न्स उनको मिलते हैं जब वो अपने इनपुट और आउटकम्स को अपने को वर्कर्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ए ने बी के साथ किया था। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यहाँ पर ये परसीव करते हैं कि वो एक इनइक्विटेबल सिचुएशन में है
और वो इस इक्विटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे? या तो इनपुट्स को ही डिस्टॉर्ट कर देंगे या फिर आउटकम्स को अपने खुद के दिमाग में। और एम्प्लॉयज यहाँ पर परसीव करते हैं इनइक्विटेबल सिचुएशन, तो वो यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इनपुट्स को या तो ऑल्टर कर देंगे या आउटपुट्स को चेंज कर देंगे या तो ऑर्गेनाइजेशन ही ऑल टुगेदर छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट थियरी है हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। अब ये एडवर्ड डेकी एंड रिकार्ड रियान ने दी थी। यहाँ पर इसके बाद में हम एक और थियरी पढ़ेंगे जो इसकी ही यहाँ पर सब थियरी होगी। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेनिफिशियल इफेक्ट देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के। यहाँ हम एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन है, जो बाहर से मोटिवेशन आ रहा है, उसके तो हार्मफुल इफेक्ट देख रहे हैं। और इंटरनली हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या लगता है कि हमें आरबीआई या पीएफआरडीआई किसी और जॉब में क्यों जाना चाहिए, हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये सब इंटरनल मोटिवेशन हो गए। तो कॉग्निटिव बेस्ड थियरी है ये, और मैक्रो थियरी है ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की। तो यहाँ पर ये फोकस करते हैं कि लोगों की इनहेरेंट ग्रोथ टेंडेंसीज क्या है और इन नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है। तो इनका फोकस है इंटरनल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन पर। ये अज्यूम करते हैं कि जो लोगों की एक्टिविटीज हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए है। आज मैं कोई काम कर रही हूँ तो ये मेरी खुद की ग्रोथ के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर मोटिवेशन जो आता है, ठीक है, बिहाइंड चॉइसेस, वो कैसे आ रहा है, वो बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। आपको किसी ने बोला नहीं कि आपको आरबीआई के लिए पढ़ना है या आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, आप खुद से पढ़ना चाहते हो, खुद से चीजें सीखना चाहते हो। अब यहाँ पर हम डिग्री देखेंगे कि कितना एक इंसान जो है इंडिविजुअल वो सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिटरमिन्ड है। तो यहाँ पर प्रपोज किया जाता है कि जो लोग हैं वो ये फील करते हैं कि उनका अपने एक्शंस पर खुद का कंट्रोल है। माय माइंड कमांड्स माय ब्रेन, कमांड्स माय बॉडी और माय एक्शंस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो पहले वो इंजॉय कर रहे थे और ज्यादा उनको लग रहा था कि ये काम करना चाहिए, अब एक ऑब्लिगेशन बन गया है उन पर। जो पहले उन्होंने एक फ्रीली चोजन एक्टिविटी थी, अब यहाँ पर वो उनके लिए फ्रीली चोजन नहीं रही है। और ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, बाहर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अभी आप पेपर की पढ़ाई कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दो चार लोग आकर बोलने लगे अरे वैकेंसीज कम आती हैं, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी कॉम्पिटेंस की बात करती है, ऑटोनॉमी की बात करती है और रिलेटेडनेस की। कॉम्पिटेंस में ये बोलते हैं कि हमें इफेक्टिव होना है कि किस तरीके से हम बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ डील कर सकते हैं। लोगों की कितनी सुननी है, चार लोग क्या कहेंगे, ये हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमारा अपनी खुद की हरकतों पर, अपने खुद के एक्शंस पर, अपनी खुद की जिंदगी पर कंट्रोल होना चाहिए। और रिलेटेडनेस, यहाँ पर हमें क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप रखनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ में या फिर अपने दूसरे लोग जिनके साथ भी हमारा सर्कल है। तो 3 नीड्स है जो कि हमें फुलफिल करनी है। आगे समझ में, कॉम्पिटेंस की हमें डिजायर है कि हम यहाँ पर अपने जो भी एनवायरमेंट है उसे कंट्रोल और मास्टर करें। रिलेटेडनेस बात करता है कि हमें इंटरेक्ट करना है, कनेक्ट करना है और एक्सपीरियंस करना है दूसरे लोगों की केयर करना। और ऑटोनॉमी क्या थी कि हम अपनी खुद के जो लाइफ का कोर्स है उस पर कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं और यहाँ पर हार्मनी में काम कर रहे हैं विद वंस इंटीग्रेटेड सेल्फ। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन नीड्स को फुलफिल करने में। तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर सोशल सपोर्ट, पॉजिटिव एनकरेजमेंट एंड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हमारी नीड्स को रोकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोवाइड करें फोकस कि भाई हमारे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव्स पर फोकस कर रहे हैं रेदर देन कि इंटरनल इंसेंटिव्स पर, तो ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये कम हो जाएगा किसी भी इंडिविजुअल में और उसकी ऑटोनॉमी जो है वो भी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ्स क्या है इस एसडीटी की, तो यहाँ पर एसडीटी जो है ये हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए एम्फेसाइज कर रहा है, जो पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनल ड्राइवर्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एनी डे यहाँ पर लॉन्ग टर्म चलता है और एक्सटर्नल जो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये आपका शॉर्ट टर्म होता है, आपको पता ही है। साइकोलॉजिकल नीड्स पर हम फोकस कर रहे हैं कि भाई हमारे जो एक्शंस और चॉइसेस हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क मिल रहा है कि भाई क्यों यहाँ पर ये एक्शंस हमारे आ रहे हैं। और
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, हम इसको वेरियस सेटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं ताकि मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव कर पाए। क्रिटिसिज्म क्या है एसडीटी का? तो कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इंटरनलाइजेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, उसको हम नुआंस कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिस में। एक्यूरेटली मेजर एंड असेस कर रहे हैं 3 बेसिक नीड्स और टाइप ऑफ मोटिवेशंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हर एक नीड की और वेज जिसमें हम इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंडिविजुअल्स और जो कल्चर्स हैं वो काफी, देखो एक्सटर्नली अगर हम बात करें, कोई भी पर्सन है, ठीक है, अब वो यहाँ पर अलग एक्ट करेंगे जिस भी कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। कैन यू इमेजिन अ पर्सन लिविंग इन यूएस फ्रॉम देयर बर्थ टिल नाउ, है ना, मान लो वो 20-30 साल के हो गए, और एक आप हो, क्या आप लोग सेम एक्ट करोगे? क्या आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन सेम होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। मेजरमेंट, यहाँ पर हमें एक्यूरेटली मेजर कैसे करोगे, यहाँ पर हमारी नीड्स क्या है, क्या किस तरह का मोटिवेशन चाहिए। और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो जाती है इंटरनलाइजेशन में क्योंकि सबकी जरूरतें अलग हैं, सबके मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग होते हैं, और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है उसको हम नुआंस्ड कर सकते हैं, ये हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है प्रैक्टिस में लेकर आना। अब आते हैं कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थियरी, जो एडवर्ड डेसी ने दिया था, और ऑफ कोर्स ये भी आपकी सब थियरी है यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी की। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये मोटिवेशन नीड्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई मोटिवेशन को यहाँ पर इंट्रिंसिक होना चाहिए रेदर देन एक्सट्रिंसिक, क्योंकि सब थियरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की तो सेम सी बात बोलेगी। कॉम्पिटेंस एंड ऑटोनॉमी जो है वो हमें या तो फैसिलिटेट कर रही है या फिर यहाँ पर अंडरमाइन कर दे रही है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्रेजेंस यहाँ पर अगर पावरफुल एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स की है तो यहाँ क्या होगा, एक पर्सन की इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल यहाँ पर मोटिवेटर्स आपके बहुत ही पावरफुल लोग प्रेजेंट हैं तो इंटरनली हम उस चीज, देखो फिर हम अपनी चीजों पर कम ध्यान देंगे, हम उनकी बातों को ज्यादा सुनकर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लोग होता है ना कैरिस्मेटिक लीडर्स की बातें सुनने लग जाते हैं। तो जो यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेटर्स हैं वो पर्सन्स जो हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या परसीव करेंगे कि ये यहाँ पर लोगों के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स में आपके अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉम्पिटेंस आ जाता है। तो और यहाँ पर मोटिवेशन क्या आ रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है किसी टास्क को करने की या जॉब को करने की। और एग्जाम्पल्स आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के क्या हैं? तो यहाँ पर हम प्रमोशन, पे, फीडबैक, वर्किंग कंडीशंस ये सब देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये किसी भी पर्सन के एनवायरनमेंट से आ रही है जिसको दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो इफेक्ट हम देख रहे हैं एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस का जो हमारे इंटरनल मोटिवेशन पर आएंगे। स्ट्रेंथ्स क्या है सीईटी की? तो स्ट्रेंथ्स में यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में आपके पास फोकस किस पर जा रहा है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म पर जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। हम वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो पोटेंशियल है वेरियस कंटेक्स्ट में उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर हम एम्फेसाइज करेंगे इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन और एजेंसी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है वो एक्टिवली इंटरप्रेट कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो भी एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खुद के परसेप्शन और यहाँ पर एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली वो चीजें देखेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो हम डिजाइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो डिजाइन है हमारा, ठीक है, उस इंटरवेंशंस का, फीडबैक सिस्टम का, लर्निंग एनवायरनमेंट्स का, उसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और इंगेजमेंट को प्रमोट कर पाए। क्रिटिसिज्म क्या है? ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सटर्नल इवेंट्स जो हैं और इंटरनल इवैल्यूएशंस ये काफी इंटरप्ले करती है। और यहाँ ऐसा तो है नहीं अब एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल हमारे मोटिवेशन को कोई तरह से इम्पैक्ट नहीं करता होगा, डेफिनेटली। और इंटरनल यहाँ पर हमारा जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये इंटरप्ले जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशंस एक इंट्रिकेटिंग एंड चैलेंजिंग हो जाते हैं, इन्हें मेजर करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर हर एक इम्पैक्ट का, इवेंट का जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स पर वो अलग अलग आएगा और ये बहुत ज्यादा वेरी करेगा क्योंकि सबकी पर्सनल और कल्चरल फैक्टर्स है। साथ में फोकस जो है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर। तो वैल्यूएबल सीईटी क्या करेंगे, या दो यहाँ पर ये वैल्यूएबल है लेकिन ये फुल्ली हमारे ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैप्चर नहीं कर रहा जो कि एक्सट्रिंसिक बिहेवियर के थ्रू ड्राइव हो सकती है। तो एक वैल्यूएबल लेंस हमें कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी प्रोवाइड करिए कि किस तरीके से एक्सटर्नल इवेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं
कॉर्नर स्टोन हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी का। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो हम एनवायरमेंट्स और इंटरवेंशन जो हैं वो डिजाइन कर पा रहे हैं, जो हमारे लिए ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड नेचुरल डिजायर ला रहे हैं कि हम लर्न करें, ग्रो करें और हमारी यहाँ पर वेलबींग के ऊपर ज्यादा फोकस रहे और ऑप्टिमल फंक्शनिंग करें हमारे वेरियस डोमेन्स में लाइफ के। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लर्क का, यहाँ पर क्लर्क हल्स का ड्राइव रिडक्शन थियरी। ठीक है, अब इस थियरी में ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो, अपन क्या देखेंगे कि जो ड्राइव्स हैं वो हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाती हैं। तो ड्राइव रिडक्शन थियरी में यहाँ पर इसे कौन लेकर आया था, क्लार्क हल को। और यहाँ पर फिर कैनेथ स्पेंस ने इसको और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया एंड एक डोमिनेंट थियरी लेकर आ गई है साइकोलॉजी में, जिससे कि हम मोटिवेशन को समझते हैं, लर्निंग को समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि जो इंटरनल ड्राइवर्स हैं जो कि यहाँ पर हमारी अनमेट नीड से आ रहे हैं, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल डिजायर, ये एक स्टेट ऑफ टेंशन पैदा करते हैं, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं एक इंसान में, जो कि उस इंडिविजुअल को मोटिवेट कर रहा है कि वो कुछ ऐसे बिहेवियर्स में आए जिससे कि ड्राइव उनकी रिड्यूस हो जाए। जैसे अगर प्यास लग रही है तो आप यहाँ पर पानी पीने की कोशिश करोगे, भूख लग रही है खाना खाने की कोशिश करोगे, आपका करियर सेट नहीं हुआ तो आप किसी दूसरे, आप अपने लिए एक करियर चूज करने की कोशिश करोगे, अपनी मेहनत करोगे ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, है ना, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस हो रही हैं ये ड्राइव्स और अचीव कर रहे हैं अपना होम्योस्टैटिस, एक स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम। स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट साइकिल, तो ये बोलते हैं कि जब हम लर्निंग कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट साइकिल से, तो उससे भी हमारी जो ड्राइव है, ठीक है, वो आपको देखोगे कि रिड्यूस हो रही है। तो अगर यहाँ पर एक स्टिमुलस है तो एक ड्राइव ट्रिगर करेगा। अब इंडिविजुअल यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर रिस्पॉन्स हमारा सक्सेसफुल हो गया तो हमारी रिड्यूस हो जाएगी ड्राइव। जैसे कि अगर खाना, भूख लगी, थोड़ा सा खाना खाने से ही धीरे धीरे जो हमारी ड्राइव थी टू हैव फूड वो कम होती चली जाएगी। तो ये रीइंफोर्स्ड है और यहाँ पर जब भी भूख लगेगी फिर हम दोबारा खाना खाएंगे, तो रीइंफोर्समेंट हो रही है एंड ये हम रिपीट करते रहेंगे एक्शंस को। हैबिट फॉर्मेशन एंड ड्राइव स्ट्रेंथ, तो रिपीटेडली अगर रीइंफोर्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो वो हैबिट्स बन जाते हैं। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उन्हें अच्छा ही तो लगता है शुरू में, तभी तो वो इस स्टेप को बार बार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है किसी भी ड्राइव की वो ही इंटेंसिटीज के रिस्पॉन्स की लाती है। अगर स्ट्रॉन्गर ड्राइव है तो ज्यादा विग्रस एक्टिविटी देती है और उस नीड को सेटिस्फाई करती है, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए हार्मफुल हो जाए, है ना। तो जैसे आप स्मोकिंग की बात कर लो, तो स्ट्रेंथ्स क्या है ड्राइव रिडक्शन थियरी की, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिक लर्निंग ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर, एक क्लियर फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि किस तरीके से नीड्स को यहाँ पर हमें समझना है, ड्राइव्स को समझना, और रीइंफोर्समेंट जो है वो किस तरीके से हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। एम्पेरिकल सपोर्ट, यहाँ पर रिपोर्ट, हमारी रिसर्च होनी चाहिए साइंटिफिक वे में। हम ये देखेंगे कि जो थियरी के प्रेडिक्शंस हैं वो सपोर्ट किए गए, और सिंपल लर्निंग टास्क जो है ये यहाँ पर बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो हैं वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, अब उसको किसी ने दूध पीना सिखाया क्या कभी, लेकिन वो स्टिल दूध पीना तो जानते हैं ना, अगर उनके हाथ में बॉटल दे दोगे तो वो सोते सोते भी दूध पी लेंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ पर एकदम सिंपल लर्निंग टास्क है जिसमें कि बायोलॉजिकल ड्राइव हमारी इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेडिक्टिव पावर में। तो थियरी यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रही है कि भाई जो बिहेवियर्स है, ठीक है, किसी के भी, वो ड्राइव की स्ट्रेंथ और रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज में आएंगे। जैसे स्मोकिंग का ही मैंने एग्जांपल दिया। अब इसके क्रिटिसिज्म्स क्या है, तो देखो सबसे पहले तो लिमिटेड स्कोप है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भाई ये जो थियरी है ये प्राइमरली फोकस कर रही है बेसिक नीड्स और लर्निंग पर, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मोटिवेशंस को निग्लेक्ट कर रही है, जैसे क्यूरोसिटी, एक्सप्लोरेशन, अचीवमेंट। एंड यहाँ पर ओवर सिंप्लीफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है बिहेवियर का। तो थियरी ओवर सिंप्लीफाई कर रही है ह्यूमन बिहेवियर को, सोली एट्रीब्यूट कर रहे हैं हम ड्राइव रिडक्शन की तरफ, लेकिन जो यहाँ पर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, इमोशंस हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, उनको हम नहीं देख रहे। हो सकता है एक बार स्मोकिंग करके अच्छा लगा, लेकिन हमें पता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, हमें पता है घर में मार पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। डिफिकल्टी है इसको ड्राइव्स को मेजर करना, तो इंटरनल स्टेट जो है ड्राइव्स का वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्टिवली कैसे मेजर करेंगे। एम्पेरिकल टेस्टिंग इसकी इंपॉर्टेंट होती है और वेरिफिकेशंस भी यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर सोल एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकती ह्यूमन मोटिवेशन की, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ एफिकेसी थियरी। ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसे हम सोशल कॉग्निटिव थियरी या सोशल लर्निंग थियरी भी बोलते हैं। तो ये कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न साइकोलॉजी का, जहां पर एक पावरफुल एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि कैसे जो हमारे बिलीफ सिस्टम है वो हमारी एबिलिटीज को शेप कर रहे हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर्स को, और अल्टीमेटली हमारी लाइफ को शेप करते हैं। तो कोर प्रिंसिपल्स क्या है सेल्फ एफिकेसी में? सेंट्रल कॉन्सेप्ट यही है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक खुद के पर्सन का बिलीफ कि उनकी खुद की एबिलिटीज में कि किस तरीके से वो यहाँ पर उन बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो कि किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउटकम्स को प्रोड्यूस करने में, अचीव करने में इंपॉर्टेंट है। और सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस कि हम यहाँ पर अपनी जो खुद की कैपेबिलिटीज हैं उनके साथ में, ठीक है, उनके साथ में हम कोई भी चैलेंज आया तो उसके साथ उसके अगेंस्ट कोप अप कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो बंदुरा ने यहाँ पर बोला कि जो सेल्फ एफिकेसी है वो ना ही केवल यहाँ आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट, ये आपका प्राइमरी डिटर्मिनेंट है हमारे मोटिवेशन, गोल सेटिंग और परसिस्टेंस का। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्फ एफिकेसी और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में। हमारा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन करेगा हमारी सेल्फ एफिकेसी को, और जो फेलियर्स है वो इसे कमजोर कर देंगी। तो हाई सेल्फ एफिकेसी जो है वो हमारे लिए चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस ला सकती है और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा कॉन्फिडेंस हमारी एबिलिटीज, ठीक है, या फिर हमारा कॉन्फिडेंस हमारी एबिलिटीज में और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये यहाँ पर इंटरेक्ट कर गए तो क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारे सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस तो हमारी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ा देंगे और फेलियर्स हमें कमजोर कर देंगे। तो इसीलिए हाई सेल्फ एफिकेसी क्या कर रही है, हमारे लिए चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस भी लेकर आ सकती है और हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो सकता है। इम्पैक्ट क्या होगा, देखो ये यहाँ पर अप्लाई करोगे आप वेरियस फील्ड्स में जैसे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी, हेल्थ केयर, ताकि इंप्रूव करो मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और वेलबींग। डेवलप करोगे सेल्फ एफिकेसी, इंडिविजुअल्स यहाँ पर ओवरकम करेंगे चैलेंजेस, कोप अप करेंगे सेटबैक्स के साथ और एक पॉजिटिव आउटकम लेकर आएंगे इन फेज ऑफ एडवर्सिटी। इसके बाद में हम समझेंगे कि कैसे सेल्फ एफिकेसी जो है वो अलाउ कर रही है फॉर द डिजाइन ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशंस लाइक गोल सेटिंग प्रोग्राम्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ताकि हम अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस कर पाए। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में हम यूज कर सकते हैं, साइकोलॉजी में। अगर हम एक बार फर्स्ट आए तो हमारा रहता है ना कि इस बार भी फर्स्ट आएंगे और थोड़े से मेहनत कर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, रेजिलियंट हो जाते हैं हम यहाँ पर कि ठीक है ये चैलेंजेस तो हम ओवरकम करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि जल्दी हार मान जाएंगे। या फिर यहाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ भी हमें इफेक्टिव इंटरवेंशन जैसे कि गोल सेट करना है, कुछ नए हमें थेरेपीज वगैरह लेकर आने, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, एक अच्छी चीजें बनकर आएंगी, हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि किस तरीके से सेल्फ एफिकेसी वर्क कर रही है। क्रिटिसिज्म क्या है, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगेन यहाँ पर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो पर्सनालिटी में है, प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। स्पेसिफिसिटी, इस बार हम पास हो गए, अच्छे मार्क्स आए, लेकिन हमें लगा कि शायद ये तो भगवान जी ने ब्लेस किया था इसलिए हो गया, इस बार उतना पॉसिबल नहीं है, हमने भगवान जी से मांगा था, हो सकता है नहीं हो, है ना, कल्चरल थॉट आ गई है। तो स्पेसिफिसिटी एंड डोमेन डिपेंडेंस की यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी जो है स्पेसिफिक हो सकती है किसी पर्टिकुलर टास्क या डोमेन से रिलेटेड, और जनरलाइजेशन जो है वो अलग अलग एरियाज में एक्यूरेट नहीं हो। मेजरमेंट चैलेंजेस, एक्यूरेटली अगर हमें मेजर करना है सेल्फ एफिकेसी को तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा और डिफिकल्ट होगा हमें इसे प्रिसाइजली टेस्ट करना एंड रिफाइन करना इस थियरी को। तो सेल्फ एफिकेसी थियरी क्या करी, वैल्यूएबल यहाँ पर और एम्पावरिंग फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब गाइस यहाँ पर आपको पता है आरपी एकेडमी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर ऑफ लेकर आ रही है, डिस्काउंट लेकर आ रही है, तो अप टू 70% आपको ऑफ मिल रहा है। हम आपको पीएफआरडीए, आरबीआई, आईएफएससीए, नबार्ड,
इसके अलावा सिडबी एंड बहुत सारे ईपीएफओ वगैरह के भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अलोंग विद दैट हम आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर वहां से इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। अलोंग विद दैट हम आपको केवल पीडीएफ कोर्सेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, और यहाँ पर मॉक टेस्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ आप अगर देखेंगे कोर्सेज में हमने बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दे रखा है। जैसी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे ही लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का हमारा कंटेंट है। इवन क्वेश्चंस भी हमारे मॉक टेस्ट वगैरह से रिपीट हो जाते हैं, तो आप जाकर एक बार लगा सकते हैं। एंड साथ में हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल है आरपीए एकेडमी। ओके, चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।